नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजमोहन सिंह। पिछले कुछ दिनों से बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और उससे उपजी राजनीति की लगातार चर्चा हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी मौजूद हैं। इनसे हम खुद जानेंगे कि दौरे को लेकर इतना गहमागहमी क्यों है बिहार की राजनीति में। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से विपक्ष बड़ी गंभीर रूप से व्याकुल हो चुका है और आदरणीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी सीमांचल के दौरे पे 23 तारीख को पूर्णिया में एक सभा करेंगे। 24 तारीख को किशनगंज में सीमा की सुरक्षा से संबंधित समीक्षा करेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लोग जिस रूप में देखें, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं का कार्यक्रम पूरे देश भर में और सालों भर आने जाने का रहता है। और अभी भी देखेंगे तो लगातार कोई ऐसा नहीं, कोई चुनाव आ जाए तो या कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो ही सिर्फ नहीं, हर परिस्थिति में हर समय में हमारे नेताओं का दौरा होता है। और यह सरकार जो नीतीश कुमार जी की और तेजस्वी जी की बनी है, उससे पहले ही माननीय गृह मंत्री जी का सीमांचल में जाने का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका था। सीमांचल के कार्यकर्ताओं ने और वहाँ के माननीय विधायकों ने आग्रह किया था, उसको पहले ही उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो इसको दूसरे रूप में और किसी रूप में लेना मैं समझता हूँ कि यह नासमझदारी है। चूंकि चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से और जो जदयू के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि इससे तनाव फैलेगा, जो सीमांचल का एरिया उसमें तनाव बढ़ जाएगा। तनाव बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं, यह जदयू, कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां करती है, कम्युनिस्ट जैसे पार्टियां करती हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक श्रेष्ठ, एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत बनाया था, उस एक भारत को माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम उसको श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। हम देश की एकता और एकजुटता पंच प्रण में देखे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से जब उनका संबोधन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि पंच प्रण के साथ हम भारत को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे, उसमें एकता और एकजुटता। तो फिर आने से तनाव की बात का, हम तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, भारत की एकता और अखंडता की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबके साथ का बात करते हैं, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह महामंत्र है। उसमें विपक्ष, मैं पहले कहा कि विपक्ष बिल्कुल घबरा गया, उसको लगता है कि मेरा सुपड़ा साफ होने वाला है, तो अनाप शनाप इस तरह की बातों को। आपके पास सीमा का भी एरियाज है, जो बॉर्डर एरियाज हैं उसके भी आप इंचार्ज हैं, और खासकर सीमांचल की बात करें तो घुसपैठ की लगातार आम घटनाएं यहाँ होती रहती, बांग्लादेश की तरफ से लगातार दबाव रहता है भारतीय सीमा पे, तो उसको लेके क्या रणनीति होनी चाहिए भारत से? देखिए, भारत सरकार की रणनीति है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की रणनीति है कि हमारे यहाँ घुसपैठ नहीं हो। और मैं यह कह रहा हूँ कि घुसपैठ बहुत हद तक बंद है। मैंने यूँ कहे कि घुसपैठ अब बहुत ही कम होता है, लेकिन उसको भी आने वाले समय में बिल्कुल ही एक भी घुसपैठ न हो, इसका प्रयास मोदी जी की सरकार की है। और पहले की तुलना में और अब की तुलना में आप देखेंगे तो घुसपैठियों की संख्या काफ़ी कमी है। एक खास बात यह है कि अवैध जो बांग्लादेशी हैं उनकी संख्या बढ़ी है कुछ जिलों में। आंकड़े आपके पास होंगे, हमारे पास भी रिपोर्टें आती रहती हैं कि वो अवैध तरीके से आते हैं, उनका एंट्री होता है, लोग एंट्री करा देते हैं और संख्या बढ़ी। इससे हो या रहा कि सुरक्षा को भी खतरा कहीं ना कहीं एक पैदा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा को खतरा पैदा होता ही है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी बहुत इस मामले को लेकर संवेदनशील है और उनके दृष्टिकोण में यह बहुत बड़ा विषय है, उसी तत्परता के साथ भी हो रहा है। घुसपैठ काफ़ी कम हो रहे हैं
यूं कहे तो न के बराबर हो रहा है। और इसमें मैं राज्यों की बात करूंगा, जो सीमा की जो राज्य हैं, जो राज्य पड़ोसी देशों से मिलते हैं, तो राज्यों की कहीं ना कहीं लापरवाही, उनकी राजनीति में तुष्टीकरण का उनका विचार, और उस विचार के कारण घुसपैठ को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की उनकी नीति है, जो ठीक नीति नहीं है। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ आपको भी और देश को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और बिहार को भी, कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, घुसपैठ लगभग नहीं हो रहे हैं। कुछ होते भी हैं तो राज्य सरकार अगर मदद कर दे तो एक भी घुसपैठ हम नहीं होने देंगे। पिछले दिनों बिहार काफ़ी चर्चा में रहा, खासकर जो पीएफआई और उनका जो एक संकल्प है 2047 तक एक गज़वाए हिंद बनाने का पूरे भारत में, जहाँ इस तरह के मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो इसको लेकर जांच कहाँ तक बढ़ रही, क्योंकि बिहार में और खासकर सीमांचल में सेफ जोन माना जाता है कि वहाँ एक स्लीपिंग सेल बना लेते हैं, कहीं भी कुछ होता है तो बिहार में पकड़े जाते हैं, फिर राजनीति होती है सरकार की तरफ से। ये कहा जाता है बिहार सरकार की तरफ से और पार्टियों की तरफ से कि मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है ना कि नीतीश बाबू से भी हम कहना चाहेंगे कि देश जब सुरक्षित रहेगा तभी देशवासी भी सुरक्षित रहेंगे। और देश ने 1947 से सबक ले चुका है कि एक बार आज़ादी के ठीक एक दिन पहले तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत का बंटवारा हो गया था। तो अब देश इस चीज़ को समझ चुका है कि तुष्टीकरण की नीति देश के लिए हित में नहीं है। लेकिन बिहार में या अन्य प्रांतों में भी, या देश की जो विपक्ष पार्टियां हैं, वोट के कारण तुष्टीकरण कर रही है। और यहाँ निश्चित रूप से इन बातों का जब कुछ कार्रवाइयाँ यहाँ होने लगी, जब तो बिहार में तो नीतीश जी को भी नागबार गुजरा, और उनको पता नहीं कौन सी अपनी छवि बनाना चाहते थे, और धर्मनिरपेक्षता की छवि इससे बड़ी क्या हो सकती है कि सबके साथ सबका साथ सबके का विकास के। लेकिन ये तुष्टीकरण करते थे और वह बिहार और देश के लिए अच्छा नहीं था। और यही कारण है कि कुछ कार्रवाइयों से इनको तकलीफ होती थी और इनको लगता था कि शायद हमारी छवि इस प्रकार से तुष्टीकरण के नेता के रूप में जिसको बोलते हैं ना, उस प्रकार की छवि को बनाने के लिए क्या ये भी वजह रही कि जो तल्खियां बढ़ी गठबंधन के अंदर में पिछले कुछ दिनों, एक वजह यह भी रही कि जो एनआईए के छापे हो रहे थे, मतलब 13-14 जिले में हुए, पिछले दिनों भी फिर उसका फॉलोअप हुआ है, 30 जगहों पे छापे पड़े हैं। देखिए बिहार की बम ब्लास्ट की घटनाओं को, और बिहार में जो वैसी विचारधारा है जो देश की आंतरिक सुरक्षा को या देश की सुरक्षा को बाधित करना चाहता है, वैसी विचारधाराओं का बिहार में देखिए एक तरह से उनका शरण स्थल ही बन गया था। यहाँ कोई बम ब्लास्ट होता था तो यहाँ सरकार या प्रशासन क्या कह देती, बम विस्फोट हुआ है। क्या है भाई, तो पटाखा बन रहा था, और ठीक से उसकी समीक्षा भी नहीं करती थी। और यह एक नहीं कई घटनाएं हुई, कई शहरों में हुई। माने हमको लगता है कि 1 दर्जन से, दरभंगा में, भागलपुर में, बांका में, गोपालगंज में, पटना में भी आप देखे ही कि कितना बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ, कितना बड़ा उनका नेटवर्क था। जब एनआईए यहाँ आई, जो कि एनआईए का काम ही है कि हम देश की सुरक्षा के लिए जो भी बाधा बनने वाली एजेंसियां है, ग्रुप है या कोई व्यक्ति है, तो हम उसको कार्रवाई करें। तो उनको भी तकलीफ, एनआईए आ रही है, वह एनआईए अपनी कार्रवाई कर रही है, देश के हित में कर रही है, तो आपकी तुष्टीकरण की एक नीति जो है, उस वैसे विचारधारा को जो देश के लिए हितकर है उसको भी संरक्षण देने का आप काम कर रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं नीतीश जी पर। और जब हम लोग सरकार में थे तो इस बात को कहते थे तो उसको बिल्कुल उनको गुस्सा आता था, गुस्सा, सिर्फ इनकार नहीं करते थे, गुस्से में आ जाते थे। तो इस तरह की नीति जो तुष्टीकरण की है, यह न राज्य के लिए है न देश के लिए है, ठीक उसके हित में, देश के हित में नहीं है। चलिए, आंतरिक सुरक्षा के बाद थोड़ा राजनीति की बात कर लेते हैं। बिहार से परे थोड़ा चलते हैं केंद्रीय राजनीति में। नीतीश कुमार जी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं और तमाम जो विपक्षी नेता हैं सबको इकट्ठा कर रहे हैं। सोनिया गांधी से
मुलाकात उनकी होनी राहुल से हो चुकी है, केसीआर खुद आए थे पटना, सबसे मुलाकात हो रही है, एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको आप? कोई चुनौती नहीं। लोकतंत्र में लोक समर्थन, जनता का समर्थन जो होता है वह सर्वोपरि है। और इस देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी है। और जब तक नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे तब तक इस देश का प्रधानमंत्री रहेंगे। क्यों? कि पहली बार इस देश को लगा है कि देश की एकता और अखंडता को महत्व देने वाले नेता, गरीबों के जीवन में खुशियां लाने के लिए भगीरथ प्रयत्न करने वाले नेता, देश की एकता और अखंडता की नीतियों पर चलने वाला, आतंकवाद जीरो टॉलरेंस जिस सरकार की नीति हो, जिसके नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, किसानों की आमदनी दुगनी हो, अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा भी राज्यों के या जो भी जिनकी मातृभाषा है उसमें तकनीक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्राप्त कर सके, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचे, अच्छे से अच्छे अस्पताल देश के हर कोने में हो, सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो, और कभी कोई संकट आए कोरोना की तरह महामारी तो भारत उसको तत्परता से निपटे, जिस प्रकार से कोरोना में निपटा है। और भारत आत्मनिर्भर बने, लोगों के हाथ में रोजगार हो, इसलिए उत्पादन को प्राथमिकता देना। और वही कारण है कि आज भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है और मजबूत हो रही है। दुनिया के अर्थशास्त्री जिसका अनुमान कर रहे हैं। तो आज इस रोजमर्रे की जुड़ी हुई नीतीश कुमार को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? नीतीश कुमार सीधा आते हैं, चीजों से लोगों को परेशानी नहीं हो, सुगमता से उपलब्ध हो, इसका प्रयास माननीय नरेंद्र मोदी जी का रहता है। नीतीश कुमार जी को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं पर्सन टू पर्सन देखें? जो आप चुनौती की बात कर रहे थे, कोई चुनौती नहीं है। नीतीश जी राजनीति के हाशिए पे चले गए हैं। लोग उनके प्रधानमंत्री के सपने और ख्वाब का अब मजाक उड़ाने लगे हैं और समझने लगे हैं कि नीतीश जी महत्वाकांक्षी है, कुर्सी के लोभी है, सत्ता लोभी है, उनको किसी से मतलब नहीं है, चाहे तुष्टीकरण हो, चाहे वह गुंडारा से समझौता करना हो, चाहे भ्रष्टाचारियों से करना हो, चाहे अपराधियों से करना हो, चाहे विकास, बिहार के विकास से कोई न मतलब रखते हुए भी सत्ता में हम बने रहें, बस सिर्फ उनकी यही अब भावना रह गई है, यही उनका विचार रह गया, इसलिए हाशिए पे है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। थोड़ा बिहार की राजनीति पे आते हैं, केंद्र की बात हो गई, बिहार की राजनीति पे आते हैं। पिछले दिनों तेजस्वी ने भी आपको चुनौती दी, जिस तल्ख लहजे में आपको चुनौती दी, आपने बिल्कुल मुलायम सा उनको जवाब दिया। जिस प्रकार के माहौल में पले हैं और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार को और घोटाले को उन्होंने देखा है और किया है, उसमें वही सब प्रकार की बातें समझे ना, उनको सूट करता है। और उनके बोली में, उनके व्यवहार में, उनके लहजे में, सब कुछ में वह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और तभी उन्होंने इस प्रकार का कहा, मैं ठंडा कर दूंगा। तो मैं तो बार बार कहा हूँ, आज बार भी कह रहा हूँ कि मैं तो ऐसे भी ठंडा हूँ, व्यक्ति हूँ, समझे ना। आप जब चाहे हमको ठंडा कर दें, समझे ना। और हमको ठंडा करने के वो प्रयत्न भी करना शुरू किए हैं, मालूम है हमको। क्या हो गया सर? क्या हो गया वो समय आएगा, आप भी देखिएगा और बिहार भी देखेगी। लेकिन बिहार के चुनौती के रूप में वो देखने लगे हैं। महाने हम कोई चुनौती ना किसी को देते हैं, ना हम चुनौती वो देख रहे को लेते हैं। हमारा काम है सहजता से काम करना, पार्टी का काम करना, जनहित में काम करना, विकास के लिए काम करना। देश की जिम्मेदारी जो हमको गृह राज्य मंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं, उस जिम्मेदारी का हम सही से निर्वहन करें। उसका काम कौन क्या बोल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, और हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। पिछले दिनों एक बड़ा सा गेट टुगेदर आपने किया, तमाम विधायक, पत्रकार, सबको बुला के आपने पार्टी की हाजीपुर में, जो आपका एक छोटा सा फार्म हाउस है, तो उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई कि नित्यानंद राय जी मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं। आप एक चीज बताइए, कहीं भी एक भी व्यक्ति, एक भी प्रेस के कोई बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे कोई व्यक्ति, समझे ना, चाहे हमारे पार्टी के ही कोई नेता, जहां हमने ऐसी इच्छा व्यक्त की हो,
हमने कहा हो, वह जिस विषय जहाँ की बात कर रहे हैं मेरे खेती पर का, उस खेत पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, उस पर मेरे दादाजी का जन्म हुआ था, उसी खेत पर हमारे परदादा जी का भी जन्म हुआ था। हमारे लिए बड़ा वह पवित्र स्थल है। और जब आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर 23 अप्रैल को माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष जब वहाँ वो आए थे, तो पूरे दुनिया में तिरंगा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक में वह गया। तो यह एक बड़ा उत्सव की सफलता थी। तिरंगा का गौरव पूरे दुनिया में ऐसे भी है, ये नहीं कर रहे हैं कि, लेकिन एक गिनीज बुक में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ तिरंगा लेकर लोग इकट्ठे हुए और वह रिकॉर्ड बना। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि कभी कभी हम लोग कार्यकर्ता इस तरह से मिलते हैं, और कोई पहली बार नहीं मिले थे। मुझको लगता है कि उस जगह पर हम कम से कम 1 दर्जन बार, यानी 10-12 बार कार्यकर्ताओं के साथ हम वहाँ मिल चुके हैं। पटना शहर से बिल्कुल बगल में है, समझे ना। और उनकी इच्छा थी कि भाई वहाँ के बाद हम लोग कहीं मिले, वहाँ के कार्यक्रमों की हम समीक्षा करें। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसा निर्देश दिया कि एक बार सब लोगों के साथ कहीं बैठना चाहिए। तो स्थान भी पार्टी तय की थी, समझे ना। समीक्षा की बैठक भी पार्टी के लिए, पार्टी की तरफ से ही था। तो उसमें वैसी बात नहीं थी, वह तो पहले भी था, उस दिन भी था। पता नहीं उस विषय को कैसे विपक्ष ने लिया और क्या क्या कहा, पता नहीं। अगला जो चुनाव होगा, हालांकि 2025 में है, तो क्या चुनाव कास्ट के बेसिस पे होगा, जाति के बेसिस पे होगा, या विकास और धर्म के आधार पर? देखिए, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति जाति आधार पर होता था, लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब जाति आधार बिहार की राजनीति का नहीं है। देश की राजनीति के साथ साथ बिहार भी समझ रहा है कि जातीय आधार की राजनीति से विकास संभव नहीं है, वह देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। इसलिए बिहार की राजनीति भी अब विकास आधारित होगा और विकास के लिए होगा। और विकास के भगीरथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह दिखाया है कि विकास से किस प्रकार से गरीबों की ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से लोगों को रोज़गार मिलता है। तो इसीलिए सभी क्षेत्रों में संरचनात्मक ढांचों से लेकर, उत्पादन से लेकर, छोटे बड़े उद्योगों का जाल बिछाने का प्रण, सड़क बनाने का, रेल लाइन बिछाने का, स्कूल खोलने का, अस्पताल खोलने का, इस प्रकार के को किया जा रहा है। तो अब विकास आधारित बिहार की राजनीति होगी। बिहार के लोग भी अब विकास की राजनीति को ही पसंद करते। एक आखिरी सवाल है कि केंद्र की तरफ से जो मदद मिलती रही है, क्या उसमें कहीं रुकावट आ रही? क्योंकि कई मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या इस तरह का हो रहा है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ कि केंद्र की राशि का कितना बड़ा पार्ट, हिस्सा बिहार के विकास में मददगार है, यह मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। हमारी पार्टी तैयार है। मैं कहना चाहता हूँ नीतीश जी को और तेजस्वी जी को कि कहीं मंच लगा लें और हिसाब कर ले कि केंद्र का कितना बड़ा सहयोग रहता है। कोई भी ऐसा जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसका देखिए बिहार में कितना, उसके अलावा भी ग्रांट देना, उसके अलावा भी जो 50 वर्षों तक बिना कोई सूद दर के ना एक सहयोग के रूप में राशि देना, 50 वर्षों तक कोई उसका सूद दर नहीं, कोई ब्याज नहीं, और उसको देना, बिहार का भी इसमें एक बड़ा हिस्सा है। मैं कह रहा हूं कि आप सड़क से लेकर यहाँ के ग्रामीण विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए आप देखिए कितना बड़ा सहयोग केंद्र की सरकार का है। मैं तो कहता हूं, कहने वाले विपक्ष के लोगों को मैं कभी कभी अखबार में देखता हूं तो ऐसे लोगों को कहते हैं किस चीज़ में नहीं, शिक्षा का क्षेत्र में बोल रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोल रहे हैं, सड़क के क्षेत्र में बोल रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं में आप उठाकर देख लीजिए। आप हर क्षेत्र में केंद्र सरकार का, अब जल जीवन मिशन में राशि तो खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमको 2 बार आया, हमने लौटा दिया। भाई यह क्या है? केंद्र के पैसा को बाकी सारी योजनाओं में आप लिए, आपको पैसा दिया गया, झूठ मूठ के उनका बहाना है। तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या रही है, खासकर
नेपाल के बॉर्डर पे, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? नहीं, देखिए, पहले से 2014 के पहले से जो सरकार थी वह बॉर्डर को इतना ढीला कर रखी थी कि तस्करी, चाहे वह एनिमल्स के तस्करी हो, ड्रग्स के हो, हथियार के हो, चाहे मानव तस्करी हो, जो भी हो, उसका बड़ा एक स्थल बन गया था भारत, और लोगों की आदत बन गई थी। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक बड़ी ठोस नीति बनाई, और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि तस्करी में काफ़ी कमी आई है, बहुत कमी आई है। मैं बता रहा हूँ, इसी बिहार से जितने यहाँ से जानवर जाते थे, खास करके गौ माता जाती थी, आज देखिए आज बॉर्डर पे कितना कमी आ गई है। मैं कह रहा हूँ कि 90% तक कमी आ गई, 90% के लगभग कमी आ गई है। और हम मादक पदार्थों की तस्करी में भी काफ़ी कमी आई है। तो जंगल राज बीजेपी के लोग कह रहे हैं, क्या जंगल राज से उससे भी बढ़कर अराजक राज है, या गुंडा राज है, या आतंक राज है, या समाज को तोड़ने वाला प्रवृत्ति का राज है, या इसलिए यह इस राज्य को कहेंगे तो जो एक राज्य के आदर्श की व्याख्या होती है उसमें इसको किसी पैदान पे नहीं खड़े है। यह बिल्कुल भ्रष्टाचारी सरकार है। विकास से मतलब तोड़ जोड़ करने वाला, तुष्टीकरण करने वाला, इस समाज को उधर से लड़ा दो, कभी भूरा बाल साफ कर दो, कभी कुकुर भौंकता है, कभी अति पिछड़ों को पंचफोरना कह के उसको कड़वा तेल गरम करके डाल दो, ऐसी बात। और इसलिए यह सरकार बिल्कुल एक तरह से नकारी गई सरकार है। जनता इंतजार कर रही है ना, और जनता समय पे जवाब बिहार की सरकार को दे देगी, और आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। बिहार वासियों के मन में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी के मन में बिहार का विकास और बिहार वासी हैं। इसलिए यहाँ की जनता विकास को ही प्राथमिकता देगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दों पे। तो ये थे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। अमित शाह के दौरे, सीमा की समस्याओं, तस्करी और तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने खुल के बातचीत की। आप अपनी राय हमें दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 बिहार झारखंड देखने के लिए।